गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर। क्लास 11 के वीडियोस की सीरीज में हम आगे बात करेंगे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर यानी कि सदिश। टॉपिक का नाम है वेक्टर यानी कि सदिश। बच्चों सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर के बारे में यानी कि सदिश जो ये हमारा चैप्टर है इसमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ाया जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। ठीक है, ध्यान दें सभी। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अपन बात करते हैं। भौतिक राशियां बच्चों ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, या वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो। मेजर करना मतलब एक्चुअल में ओवरऑल उसका मापन। जैसे अगर हम बात करें कि मास यानी कि द्रव्यमान की बात करें तो उसको आप, ठीक है, तोलेंगे। ठीक है, या एक्चुअल में बात करें कि, ठीक है, मैं आपसे यूं कहूं कि इस रूम की लेंथ क्या है यानी इस रूम की लंबाई क्या है, तो आप एक, ठीक है, फीता लेंगे और फीते से एक्चुअल में इस रूम की लंबाई फीट में या मीटर में नाप देंगे। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि इस तरह की क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर में हर तरह से मेजरमेंट आता है। मेजरमेंट का मतलब जैसे मैं कहूं कि इस रूम का आयतन कितना है, तो आयतन भी एक फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस रूम की लंबाई लेंगे, इस रूम की चौड़ाई लेंगे, इस रूम की ऊंचाई लेंगे यानी कि लेंथ लेंगे, विड्थ लेंगे और हाइट लेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि इस रूम का वॉल्यूम यानी कि आयतन आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, ऐसी सभी क्वांटिटीज जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज तक मेरा यूं कहना होता है इसमें कि आज तक आपने जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी हैं जैसे कि मास, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ठीक है, फोर्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं बल। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, लेंथ यानी कि लंबाई। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, फिर उसके बाद डेंसिटी यानी कि घनत्व। फिर उसके बाद जैसे क्लास 10 में भी अभी आप लेटेस्ट पढ़ के आए धारा यानी कि करंट। ठीक है, पोटेंशियल यानी कि विभव। पोटेंशियल। ठीक है, तो आज तक यहां पर अगर हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ये जितनी भी क्वांटिटीज मैंने लिखी है या आपको एक्चुअल में और भी कोई क्वांटिटी याद आती है, कोई भी क्वांटिटी जो आपने पढ़ी है, जैसे आपने एक्चुअल में मोमेंटम पढ़ा हो, डिस्टेंस पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, स्पीड पढ़ी है, वेलोसिटी पढ़ी है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, ठीक है, करंट यानी कि धारा पढ़ी है, रेजिस्टेंस पढ़ा है, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध पढ़ा है। ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं और इन सभी क्वांटिटीज का मेजरमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक दो टेक्निकल एग्जाम्पल में बता देता हूँ। जैसे करंट है तो करंट को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है अमीटर। अमीटर से करंट को एक्चुअल में मेजर किया जाता है। विभव यानी कि पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की स्पीड, ठीक है, या मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चल चुकी है यानी डिस्टेंस, ठीक है, आप एक मीटर से मेजर करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो चाहे किसी से मेजर करो, ओवरऑल ऐसी क्वांटिटीज जिसका मेजरमेंट यानी जिसका मापन हो जाता है, ऐसी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं,
भौतिक राशियां कहलाती है, या ऐसी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब बच्चों बात क्या है, आगे बात करते हैं। जब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि मैंने आपको एक वर्ड बोला, वो ये कि आज तक आपने जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी हैं, सारी क्वांटिटीज जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्चुअल में दो बड़े पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्चुअल में सेट यानी कि समुच्चय हो चुका होता है, ठीक है, इसका फिजिकल क्वांटिटीज का, भौतिक राशियों का। अब इनमें क्या है बच्चों की, कुछ क्वांटिटीज तो ऐसी होती हैं, अब ध्यान सुने, कुछ क्वांटिटीज तो ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। तो बच्चों इसलिए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज को ठीक है क्लासिफाइड किया गया, यानी डिवाइड किया गया। इतना बड़ा जो सेट था उसमें ठीक है ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन का रोल नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज जो होती है उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। अब बच्चों यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो, एक चीज कॉमन होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। हिंदी में बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। एक तो होता है परिणाम, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं परिमाण के बारे में, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आप आगे देखें। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको हम एक्चुअल में दो कैटेगरीज में एक्चुअल में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियां। कैसी राशियां होती हैं वो? जिनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, अदिश, ठीक है, नाम से पता पड़ता है कि जिसके पास दिशा नहीं है। और वेक्टर हिंदी में बोलते हैं सदिश, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन का रोल इंपॉर्टेंट होता है वो सदिश राशियां कहलाती हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर हमने अभी पढ़ा कि एक्चुअल में भौतिक राशियां जो होती हैं उनको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है स्केलर, सेकंड होती है वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट होती है अदिश, सेकंड होती है सदिश। तो फर्स्ट यहां स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे अदिश राशियां। देखो द क्वांटिटीज विच, ठीक है, डेफिनेशन पे आता हूं मैं। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन के बारे में बात करें। द क्वांटिटीज विच इज फुल्ली रिप्रेजेंट, द क्वांटिटीज विच फुल्ली रिप्रेजेंट बाय ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटीज विच इज फुल्ली रिप्रेजेंट बाय ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में बोलेंगे ऐसी राशियां जिनको आप पूर्णतः केवल परिमाण से व्यक्त कर सकते हो। मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण। ऐसी राशियां जिनको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी राशियां जो होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, यानी कि अदिश राशियां होती हैं। अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। परिमाण वापिस से वर्ड आ रहा है बार बार, अभी इसका मीनिंग समझ आता हूं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने लिखा द्रव्यमान, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मास, ठीक है। फिर लिखा मैंने एक्चुअल में स्पीड, क्या बोलते हैं इसको? चाल, ठीक है। फिर मैंने लिखा डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि दूरी। फिर मैंने लिखा एक्चुअल में करंट, यानी कि धारा, ठीक है। ये यहां पर मैंने चार एग्जाम्पल्स लिखे,
ठीक है। सबसे पहले मास जो है उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर m इज इक्वल टू 5 kg। फिर मैंने यहाँ पर लिखा एक्चुअली में स्पीड जो है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और v की वैल्यू ले लेता हूं मैं जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर हम यहाँ पर डिस्टेंस को बात करें, अगर मैं डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करता हूं तो यहाँ मैं लिख देता हूं 10 मीटर, ठीक है। फिर हम करंट के बारे में बात करें, करंट को I से रिप्रेजेंट करता हूं, यहाँ लिख देता हूं मैं 10 एम्पियर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 4 स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल दिए। ये क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं, जैसे मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूं, ठीक है, कि एक्चुअल में ये जो मास है, ठीक है, ये 5 kg है। मैंने यहाँ पर लिखा 5 kg, ठीक है, इस पर ध्यान दो। या मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, एक्चुअल में एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी। लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है। मैंने कहा कि इस कमरे की जो लंबाई है, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करें, और सपोज करो कि इस कमरे की जो लंबाई है वो एक्चुअल में 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दें, ठीक है। ये वो क्वांटिटीज हमने लिखी हैं, ये उन क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड ही एक्चुअल में फुलफिल होता है, और एक्चुअल में इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट के लिए, फुल्ली रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जो होती हैं, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये लेंथ वाला मैटर से आपको समझाता हूँ, इससे आपको बात बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रूम है, मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करता हूँ और बोलता हूँ बताओ बच्चों, ऐसा करो आप खड़े हो जाओ, और खड़े होकर एक्चुअल में इस रूम की लंबाई यानी कि लेंथ को मेजर करो, या एक्चुअल में इस रूम की लंबाई मुझे बताओ। तो एक स्टूडेंट खड़ा होता है, एक फीता लेता है, फीते को नापता है, और नापने के बाद इस रूम की लंबाई वो बोलता है कि सर इस रूम की लंबाई तो 5 मीटर है। तो उसने केवल 5 बोला और मीटर बोला, ठीक है। वो कभी भी इस तरह से नहीं बोलेगा कि सर इस रूम की लेंथ जो है वो 5 मीटर एक्चुअल में नॉर्थ डायरेक्शन में है, 5 मीटर साउथ डायरेक्शन में, 5 मीटर एक्चुअल में वेस्ट डायरेक्शन में है, 5 मीटर एक्चुअल में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट खड़ा होके यूं नहीं बोलेगा कि सर इस रूम की लंबाई जो है वो 5 मीटर उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, किस दिशा में, दिशा वर्ड यूज नहीं करेगा। क्योंकि रूम की लंबाई, यानी यहां पर कहने का मतलब ये कि मैं लंबाई में, यहां पर लंबाई एक क्वांटिटी है, उसमें मैं दिशा को, ठीक है, इन्वॉल्व करके बोल रहा हूं। तो आप खुद को ही समझ में आएगा कि सर इस रूम की जो लंबाई है 5 मीटर, मेरे बात पूरी समझ में आ गई। अगर कोई बच्चा ऐसे कहता है कि सर इस रूम की लंबाई 5 मीटर उत्तर दिशा में, तो इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आगे बात में मैं आपसे कहूं कि एक्चुअल में इस रूम का जो आयतन है, ठीक है, आयतन भी यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, मैंने बोला कि इस रूम का वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब है। कितना है बच्चों? 30 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर मैं कहूँ आपसे, या किसी कोई स्टूडेंट मुझसे कहे कि सर इस रूम का आयतन जो है यानी वॉल्यूम जो है वो 30 मीटर क्यूब नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डायरेक्शन बोलना मीनिंगलेस हुआ, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, इसलिए ये क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब आते हैं हम मैग्नीट्यूड पर। देखो बच्चों, यहां पर मैंने कितने एग्जाम्पल्स हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो सभी एक्चुअल में 6 एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने हर एग्जाम्पल के लिए, जब मास की बात करें तो यहाँ पर 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है बच्चों? ये न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या है? यूनिट। केजी क्या है? यूनिट। तो बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। बच्चों बात क्या है, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होता है। यानी हिंदी में बोलेंगे कि किसी भी राशि का परिमाण जो होता है वो उस राशि के संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल होता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है, इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी कि उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर देखो, जैसे वॉल्यूम मैंने स्पीड लिखा, सॉरी स्पीड मैंने लिखी 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोमीटर पर आवर यहाँ पर यूनिट है।
फिर यहाँ पर मैंने देखा डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर यहाँ पर एक्चुअल में यूनिट है। फिर यहाँ पर करंट की बात करें तो 10 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पर ये एम्पियर जो है यूनिट है। फिर उसके बाद लेंथ की बात करें तो 5 यहाँ पर यानी 6 जो है यहाँ पर एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पर ये जो मीटर है वो क्या है, यूनिट है। फिर उसके बाद वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम में 30 जो है वो एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्यूब जो है वो यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट यानी कि संख्यात्मक मान और मात्रा का गुणनफल जो होता है वो उस राशि का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण कहलाता है। क्लियर? चलो हम आगे बात करते हैं। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इन क्वांटिटीज के लिए एक्चुअल में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर के बारे में ही बात होगी सबसे ज्यादा। अब बच्चों बात क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुने आप। ठीक है, वेक्टर यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज में एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा सेट या एक ऐसी क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज में जिनके लिए डायरेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, सॉरी ये नॉर्थ है तो ये साउथ हुई, ये ईस्ट हुई और ये वेस्ट हुई। ठीक है, ये डायरेक्शंस मैंने बताई। यहां पर बच्चों ये जो ओरिजिन टाइप से जो बन रहा है, यहां पर मैं एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं। ठीक है, अब ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है, इस m मास का ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगाता हूं। ठीक है, आप समझते हैं फोर्स लगाना, तो मैंने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने का मतलब होता है पुल दी बॉडी और पुश दी बॉडी, तो मैं इस पर फोर्स लगाता हूं। अब बच्चों जब मैं इस m मास पर फोर्स लगाता हूं या मैं आपको ये बोलता हूं कि ठीक है, इस स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट जो कि अभी रेस्ट कंडीशन में, स्थिर अवस्था में, अब इस पर बल लगाया जाता है, तो बताओ कि ये स्मॉल m मास का जो ब्लॉक है वो, मैंने कहा आपसे कि इस स्मॉल m मास के जो ब्लॉक है उस पर 20 न्यूटन फोर्स की वैल्यू, 20 न्यूटन न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की, वो मैंने लिखा, आपको बताया। मैंने केवल मैग्नीट्यूड आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 20 न्यूटन फोर्स में इस m मास पर अप्लाई करता हूँ, जिससे ये m मास जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो कि स्टेशनरी है, जो कि रेस्ट कंडीशन में, वो मूवेबल हो जाता है, यानी वो चलता है। ठीक है, तो बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ठीक है, नॉर्थ में जाएगा, ईस्ट में जाएगा, साउथ में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में आपका ये m मास का ब्लॉक जाएगा? ठीक है, तो समझे बात को। अब बच्चों आप बताओ, आप खुद भी कंफ्यूज हो गए हो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये m मास का ब्लॉक पर 20 न्यूटन का मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? कुछ जो समझदार बच्चे होंगे वो यूं कहेंगे कि सर ये m मास का ब्लॉक जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स एक्चुअल में अगर मैंने 20 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया, इसकी डायरेक्शन अगर ईस्ट की तरफ होगी तो ये ईस्ट में जाएगा। अगर मैंने 20 न्यूटन फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया तो ये नॉर्थ में जाएगा। अगर मैंने 20 न्यूटन फोर्स साउथ डायरेक्शन में लगाया तो साउथ में जाएगा। और 20 न्यूटन फोर्स अगर मैंने वेस्ट डायरेक्शन में लगाया तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। यानी फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन, यहां पर मैंने 20 न्यूटन बोला था तो आपको एक्चुअल में आप कंफ्यूज हो गए थे कि ये m मास का ब्लॉक सर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। आपने ये क्वेश्चन पूछा, डायरेक्शन आपने बताई नहीं कि फोर्स हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ये आपने नहीं बताया, इसलिए हम कंफ्यूज थे कि ये नॉर्थ में जाएगा, ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। अब लेकिन बयानी कहने का मीनिंग ये है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको फुल्ली रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। समझ में आई? हिंदी में परिमाण और डायरेक्शन को बोलते हैं दिशा। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, यहां पर एरो लगाते हैं, थोड़ा सा भी मैं बात बताऊंगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में बताएंगे। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको फुल्ली रिप्रेजेंट
मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको एक्चुअल में डायरेक्शन को भी बताना पड़ता है, तब जाकर आपकी बात कंप्लीट होती है। मींस वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको फुल्ली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? चलो अब बच्चों बात क्या है, थोड़ा सा वेक्टर के बारे में आपको आगे बताते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बता ही चुका, ठीक है। हम वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम आते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो जो इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहले फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे मैं और भी बात बताऊंगा। फिर उसके बाद वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, V से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें, डिस्प्लेसमेंट को अपन S से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें एक्चुअल में, ठीक है, ये तो हो गया फोर्स, ठीक है। मोमेंटम की बात करें, ठीक है, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इनके लिए पोजीशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो पोजीशन भी है, जैसे सपोज करो पोजीशन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फोर्स है उसको एफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, वेलोसिटी को वी से, डिस्प्लेसमेंट को एस से, मोमेंटम को पी से, पोजीशन को एक्स से। तो हम यहाँ पर ये जो इंग्लिश जो अल्फाबेट्स होते हैं उनसे जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके ऊपर इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर एक एरो लगाया जाता है इस तरह। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, हिंदी में बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनके ऊपर इस तरह से एरो लगाकर, ठीक है। जैसे फोर्स की मैंने एरो लगाया, एरो लगाने में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि एरो जो है वो लेफ्ट टू राइट ही लगता है। जैसे ये फोर्स है, अगर इसके मैंने ऐसे एरो लगा दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन जो इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं उनके ऊपर एक्चुअल में इस तरह से एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों आगे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूं, वो ये पोजीशन का, उससे आपको एक्चुअल में बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी, ठीक है। यहां पर बच्चों PA यानी कि प्रज्ञा एकेडमी, यहां पर ये चौराया नंबर 1 है और ये चौराया नंबर 2 है, ठीक है। आप ये जाते हैं तो 3 किलोमीटर और न्यू जाते हैं तो 4 किलोमीटर, ठीक है। एक रोड न्यू भी बना हुआ है 5 किलोमीटर, ठीक है, समझे। PA यानी कि प्रज्ञा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको प्रज्ञा एकेडमी की पोजीशन। ये प्रज्ञा एकेडमी की पोजीशन है, ठीक है, यानी प्रज्ञा एकेडमी यहां पर स्थित है, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझा, एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है इस चौराहे पर यहां पर, ठीक है, खड़ा है और वो, ठीक है, पहली बार गंगापुर सिटी आया, उसको नहीं पता कि प्रज्ञा एकेडमी कहाँ है, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, जब उसको ये पता नहीं है कि प्रज्ञा एकेडमी कहाँ है, वो चौराहे नंबर 1 पर खड़ा है, ठीक है, तो वो किसी से पूछता है, ठीक है। एक मोटरसाइकिल वाला इस चौराहे से बड़ी जल्दीबाजी में था और वो जाता है, ठीक है। तो उस मोटरसाइकिल वाले बच्चे से जब ये बच्चा पूछता है, सर 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 प्लीज 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 आप रुको, मेरे को एक्चुअल में प्रज्ञा एकेडमी जाना है सर, मुझे रास्ता बताएं, ठीक है। तो एक्चुअल में वो जो मोटरसाइकिल वाला था वो थोड़ा ज्यादा ही जल्दी में था और उसने बोला कि प्रज्ञा एकेडमी तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। यानी उसने बोला कि एक्चुअल में प्रज्ञा एकेडमी की पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट करें, तो हम उसने क्या बोला कि प्रज्ञा एकेडमी की पोजीशन चौराहे नंबर 1 से, तो इसके यहाँ पर मैं 1 लगा देता हूँ, 1 रेफरेंस है, 1 से इसकी पोजीशन प्रज्ञा एकेडमी की 5 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों? 5 किलोमीटर। अब बच्चों बच्चा कंफ्यूज, बच्चा कंफ्यूज न्यू है कि इस चौराहे से तो 5 रास्ते जाते हैं, एक ये रहा, 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 तो 5 रास्ते जाते हैं, तो ये 5 किलोमीटर
कौन सी डायरेक्शन में जाए, कौन से रास्ते पे जाए, कौन से रोड पे जाए ताकि इसको प्रज्ञा एकेडमी मिल जाए। तो बच्चा तो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि एक्चुअल में प्रज्ञा एकेडमी की पोजीशन चौराहे नंबर 1 से एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वहां पर मोटरसाइकिल वाले ने केवल 5 किलोमीटर बताया है, मीन्स एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बताई है, यानी केवल मैग्नीट्यूड बताया है, डायरेक्शन नहीं बताई है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि अगर, ठीक है, वो मोटरसाइकिल वाला, क्योंकि जनरली रूटीन लाइफ जो हम जी रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नहीं बोलते हैं, और हम हाथ से इशारा कर देते हैं कि भैया आप सीधे चले जाओ, सीधे चले जाओ, तो आपको एक्चुअल में रामलाल जी का मकान मिल जाएगा या श्यामलाल जी का मकान मिल जाएगा। तो आप भैया ऐसा करना, न्यू जाके न्यू चले जाना। तो आपने ये जो हाथ किया, न्यू जाके न्यू चले जाना, तो आपने ये जो हाथ किया है, आप क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्शन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। तो उस मोटरसाइकिल वाले को, फिर उसके बाद दूसरा मोटरसाइकिल वाला निकलता है, फिर ये बच्चा पूछता है, अरे भैया भैया रुकना, मेरे को प्रज्ञा एकेडमी की, ठीक है, जाना है, मुझे प्रज्ञा एकेडमी बताओ किधर जाऊं मैं। ठीक है, तो वो मोटरसाइकिल वाला कहता है प्रज्ञा एकेडमी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। जैसे ही वो बोलता है वैसे ही ये बच्चा कहता है, रुको 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 भाई साहब, 5 किलोमीटर तो पहले वाले ने भी बता दिया था, अब ये बताओ मैं जाऊं कौन सी दिशा में। तब वो भाई साहब मोटरसाइकिल वाला कहता है, भाई साहब 5 किलोमीटर आप सीधे चले जाओ, सीधे, ये रोड को छोड़ना मत, सीधे चले जाओगे तो प्रज्ञा एकेडमी आ जाएगा। यानी कि प्रज्ञा एकेडमी की जो पोजीशन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको ओ बोलता हूँ और इसको अगर मैं एक्चुअल में पी ए या पी बिंदु बोल देता हूँ, तो प्रज्ञा एकेडमी की जो डायरेक्शन है वो AO2P है। फिलहाल अपन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आप ऐसे ही समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये लड़का यहाँ होता, ठीक है, अगर ये स्टूडेंट चौराहे नंबर 2 पर होता, तो चौराहे नंबर 2 से प्रज्ञा एकेडमी की पोजीशन जो है वो 3 किलोमीटर होती। कितनी किलोमीटर होती? 3 किलोमीटर होती। और इसको अगर मैंने O दिया है तो इसको मैं दे देता हूँ एक्चुअल में O1। क्या दे देता हूँ? O1। तो हम क्या लिखेंगे? 3 किलोमीटर, चौराहे नंबर 2 से प्रज्ञा एकेडमी की पोजीशन 3 किलोमीटर, O1 से O12 कहाँ है बच्चों? P। ठीक है, ये डायरेक्शन, यानी O से P ये डायरेक्शन शो करी है मैंने, यहाँ पर ये O1 लिखा है, O1 से P ये भी मैंने डायरेक्शन शो करी है। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कहने का मतलब ये कि पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी होती है, प्रज्ञा एकेडमी की पोजीशन देखो चौराहे नंबर 1 से 5 किलोमीटर O से P की डायरेक्शन में, लेकिन चौराहे नंबर 2 से 3 किलोमीटर O1 से P की डायरेक्शन में। यानी कि प्रज्ञा एकेडमी तो एक ही है, लेकिन उसकी पोजीशन अलग अलग चौराहे से अलग अलग एक्चुअल में डिफाइन की जा रही है। यानी यहाँ पर मैंने ये एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपको पोजीशन का दिया। इससे आपको 100% ये बात समझ में आई होगी कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, केवल मैग्नीट्यूड यानी 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर बताने से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको फुल्ली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। ऐसी क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आगे बात करेंगे। देखो, नेक्स्ट बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। यस, हिंदी में बोलेंगे सदिश राशियों का निरूपण। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे सदिश राशियों का निरूपण, यानी कैसे प्रदर्शित करते हैं। बच्चों देखो, ये एक मैंने तीर बनाया, आप भी अपनी रूटीन लाइफ के अंदर एक्चुअल में तीर जो है, ठीक है, उसका आपने कई जगह यूज देखा होगा। जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं वहां पर भी तीर लगे होते हैं, कई जगह आपको कोई जगह जब प्लेस ढूंढना होता है तो भी वहां पर तीर लगे होते हैं कि भैया अब आप इस गली में चले जाओ, फिर उस गली में चले जाओ, वहां पर तीर के निशान लगे हुए होते हैं। यानी कि तीर यानी कि एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, ध्यान से सुने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम वेक्टर से यानी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एरो, ये जो एरो है, इस एरो की जो लेंथ है, यानी कि ये जो मैंने तीर बनाया है, इस तीर की जो लंबाई है,
ठीक है, वो लंबाई जो होती है बच्चों वो किसको बताती है, मैग्नीट्यूड को बताती है। किसको बताती है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण को बताती है। किसको बताती है, परिमाण को। और ये जो आपकी चोंच जो हमने बना रखी है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चोंच। ये जो आपने चोंच बनाई है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलेंगे टेल। ये इस वेक्टर की पूंछ है, ठीक है, इसको बोलते हैं चोंच। ये जो चोंच बनती है, ये चोंच किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है बच्चों डायरेक्शन। इसको बताती है डायरेक्शन मीन्स दिशा को। क्योंकि हमने अभी देखा कि मैंने लिखा फोर्स F इजिकल टू 20 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन ली थी, नॉर्थ, ये मैंने लिखा। तो यहां पर दो चीजें हैं बच्चों, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन। फर्स्ट मैग्नीट्यूड जो है वो एरो की जो लेंथ है, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो चोंच होगी वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो बच्चे लोग आपको ये बात समझनी होगी कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम एक्चुअल में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो चोंच यानी कि हेड जो होता है वो एक्चुअल में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर एरो का यूज किया जाता है। इसके पास भी दो चीज है, लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को बताती है, और चोंच जो होती है वो डायरेक्शन बताती है। आज के लिए बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब ये वेक्टर वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुझे ये भी पता है। आप बहुत सारा ऑनलाइन वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है आपको, ठीक है, मैं यूं नहीं कहता कि समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन ये बात मेरी 101% परफेक्ट अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत कम सा समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 101% आपके समझ में आएगा। शांति से देखें, रजिस्टर लें, पेन चलाएं, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करें। ठीक, धन्यवाद। हाँ